एक गांव में दो बहनें रहती थीं, गौरी और गुंजन। वो दोनों अनाथ थीं, क्योंकि उनके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। गौरी जो कि 20 साल की थी और वहीं गुंजन सिर्फ 17 साल की थी। दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं, पर अपना गुजारा करने के लिए दिन भर मेहनत करती थीं। गौरी गांव के खेतों में काम करने जाती थी, जबकि गुंजन घर के काम संभालती और थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। भले ही उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। गुंजन अक्सर एक सपना देखती थी कि उसका एक बड़ा सा घर होगा, जिसमें एक सुंदर सा बेडरूम होगा। वो हमेशा अपनी दीदी से कहती थी, दीदी हमारे पास सोने चांदी का बेडरूम होगा, जिससे हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। अरे छोटी, सपने देखने में क्या जाता है, बस मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। एक दिन जब दोनों बहनें दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रही थीं, तभी उनको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत बहुत थकी हुई थी, उसके कपड़े भी पुराने और गंदे से थे। बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। क्या तुम दोनों मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ दादी माँ, आप हमारे घर चलिए, हम आपको खाना खिलाएंगे। हाँ दादी माँ, हमारा घर पास में ही है, चलिए ना, आप वहाँ थोड़ा सा आराम कर लीजिए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। दोनों बहनें बूढ़ी औरत को अपने छोटे से घर में ले जाती है और वहाँ उसको पानी पिलाती है। छोटी बहन तुरंत ही रोटी और सब्जी बनाकर बूढ़ी औरत को बिना कुछ कहे जल्दी से खाना दे देती है। खाना खत्म करने के बाद वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हो। तुम दोनों ने बिना मुझे जाने पहचाने मेरी मदद की, इसके लिए मैं हमेशा तुम दोनों की आभारी रहूंगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। दादी माँ, हमें किसी भी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। ये कोई तोहफा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें दो छोटी छोटी चाबियां थी। एक चाबी सोने की थी और वहीं दूसरी चाबी चांदी की थी। ये दोनों चाबियां तुम दोनों के लिए हैं। इन्हें अपने बेडरूम में इस्तेमाल करो, फिर तुम इनका जादू देखना। तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोनों बहनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चाबियां ले ली। क्या सच में ये कोई जादुई चाबियां है दादी? मुझे तो ये सब अजीब सा लग रहा है। छोटी, ये बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है, बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि क्या जादू है। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और फिर आधी रात को जब दोनों बहनें सो रही होती हैं, तो बड़ी बहन के मन में ख्याल आता है और वो सोचती है कि क्यों ना इन चाबियों को आजमाया जाए। उसने पहले सोने वाली चाबी उठाई और बेडरूम के ताले को खोला। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, बेडरूम पूरा सोने का बन गया। वो एक स्मार्ट बेडरूम लग रहा था। ये देखकर बड़ी बहन चौंक गई। फिर उसने तुरंत ही अपनी छोटी बहन को उठाया। छोटी जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया, उठो छोटी, जल्दी जल्दी। छोटी बहन नींद से उठकर देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेडरूम की दीवार सोने की बन चुकी थी, बेड, फर्नीचर सब कुछ सोने का बन चुका था। अरे ये कैसे हो गया? ये तो सच में सोना है। छोटी, वो चाबी जो बूढ़ी दादी हमें देकर गई थी ना, उसी ने हमारे बेडरूम को सोने का बना दिया। वो तो बिल्कुल सच कह रही थी।
हाँ हाँ दीदी, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। मैं तो उसको मजाक समझ रही थी। फिर छोटी ने अपने कमरे की चाबी उठाई और जैसे ही चाबी लगाई, इस बार बेडरूम चांदी का बन गया था। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। गांव के लोगों को ये बात जल्दी ही पता चल गई और सब लोग उनका बेडरूम देखने आने लगे। गांव के कुछ लोग दोनों बहनों को देखकर बधाई देने लगे और काफी ज्यादा खुश होने लगे। तो वहीं कुछ लोगों के मन में जलन पैदा होने लगी। यमुना नाम की एक औरत जो पहले उनकी मदद करती थी, अब उन दोनों से जलने लगी थी। सोने और चांदी के बेडरूम में जो भी सामान रखा जाता वो सोने चांदी का बन जाता था, जिसे बेचकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हो गयीं। ये देखकर यमुना के होश उड़ गए। तुम दोनों तो अब अमीर बन गई हो। सोने चांदी का बेडरूम, तुम्हें तो अब कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यमुना दीदी, अब भी हम वैसे ही हैं। हम तो बस ये तो एक छोटा सा तोहफा था, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन यमुना के मन में लालच घुस गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस चाबी को चुरा लिया जाए। अगर मैं इनकी चाबियाँ चुरा लूं, तो मैं अपना घर भी सोने चांदी का बना लूंगी। एक रात जब सब सो रहे थे, तो यमुना चुपके से उन दोनों के घर में घुस गई और बेडरूम में चाबियों को तलाशना शुरू करने लगी। कुछ देर बाद उसे जादुई सोने और चांदी की चाबियाँ मिल गयीं। अब मैं भी अपना बेडरूम सोने और चांदी का बनाऊंगी। देखती हूँ मेरी तकदीर कैसे चमकती है। यमुना तुरंत ही उन चाबियों को लेकर वहाँ से भाग गई और अपने घर जाकर अपने बेडरूम का ताला सोने की चाबी से खोलती है। उसका बेडरूम अब सोने का बन चुका था, लेकिन उसके ऐसा करते ही अनर्थ हो जाता है। अरे ये अचानक से यहाँ बेडरूम में आग कैसे लग गई? ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आग कैसे लग गई है? संजय यमुना का पति भी घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। धीरे धीरे पूरा बेडरूम जलकर राख हो गया। दोनों का घर भी जल गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ से हुई। जब यमुना और संजय अपने घर की आग बुझाने में लगे हुए थे, तभी वही बूढ़ी औरत उनके पास आई और उनकी ये हालत देखते हुए बोली, तुमने अपनी लालच में आकर गलत काम किया। ये चाबियाँ सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो अपनी दौलत का सही उपयोग करते हैं। तुमने इन्हें गलत तरीके से चुराया था, इसलिए ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। यमुना और संजय दोनों शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगे। दादी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम अपने लालच में आकर अंधे हो गए थे। सच में लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। तुमने इस दौलत का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधार कर अपना जीवन अच्छे से जीना सीखोगी, तो फिर ये सब कुछ तुमको वापस मिल जाएगा। यमुना ने अपनी गलती मान ली और बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उसने वादा किया कि वो कभी फिर से लालच नहीं करेगी और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन जिएगी। अब दोनों बहनें खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। उन्होंने अपने सोने चांदी का बेडरूम का घमंड नहीं किया था, बल्कि अपनी दौलत का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। गांव के लोग उन्हें और इज्जत देने लगे और उनकी अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यमुना और संजय ने अपनी गलती से सीख ली और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया। अब वो भी दूसरों की मदद करने लगे और गांव के लोगों के साथ प्यार और सम्मान से जीने लगे। धीरे धीरे उनका घर और उनकी दौलत वापस आ गई और वो भी अब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे।
ओ कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका। चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा। देखना एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो। पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा, पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो। नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी, उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है। दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आँखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी दासी। तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो। किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया
उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है, तेरी बाल तो वाकई बदल गए सौम्या। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं कुलदीप, सुना तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है, पर ये सब हुआ कैसे भाई? कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी। राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था, जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे। पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुम्हारी को सोने के बाद और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका।
और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।